मैं कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने x की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए 1 ले लिया, तो f1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और 3 इंटू 1 इज 3, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फंक्शन हमको ऐसा मिलेगा, मतलब उसमें हमको एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा, अब उसमें जो x है x की वैल्यू चेंज हमको बार बार करनी होगी। तो कभी भी कोई फंक्शन है तो उसको वो fx की तरह से लिख कर देंगे। अब हम ये कहते हैं कि फंक्शन कैन बी रिटर्न एज fx, फंक्शन का मतलब है fx। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन लिखिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन is defined as fx is equal to x. Identity function is defined as fx is equal to x where x belongs to real number। ठीक है, fx is equal to x का मतलब क्या है कि आप x की कुछ भी वैल्यू लेंगे आपका रिजल्ट भी वही आएगा। अगर मान लीजिए आपने x की वैल्यू 1 ले ली तो आपका रिजल्ट भी 1 ही आ जाएगा। ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा आप ऐसे करके देख लीजिए। हाँ, स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। तो आप ना ऐसे करके देख लो कि एक छोटा सा टेबल बना लो और इसमें कोई 3 या 4 वैल्यू ले लो। तो इधर हमने लिखा x और इधर लिख लिया fx। अच्छा, fx को हम जनरली y भी बोल देते हैं, ठीक। तो x हो गया और fx हो गया। अब क्योंकि x बिलोंगिंग टू रियल नंबर है तो मैं कुछ ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ, -2 -1 0 1 और 2। तो आप ये देखिएगा कि fx इज इक्वल टू x है। इसका मतलब अगर x की जगह में -2 डालूंगा तो जो रिजल्ट है वो भी -2 ही आएगा। अगर मैं इधर -2 डालूंगा तो रिजल्ट भी -2 ही आएगा। तो -2 पर वैल्यू -2, -1 पर वैल्यू -1। ऐसे ही अगर 0 डालूंगा तो 0 पर भी रिजल्ट 0 ही आएगा। 1 डालेंगे तो 1 पर भी रिजल्ट 1, 2 पर 2। तो fx इज इक्वल टू x इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब आप इसमें देखिएगा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बनाना बेहद आसान है। जैसा आपने 9th क्लास में 10th क्लास में ग्राफ्स बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही आप बनाएंगे। क्या करना है कि इधर आपने एक वर्टिकल लाइन बना ली, यानी कि ये तो आपकी y एक्सिस होगी y, और इसको बोल दीजिए y डैश, और इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए x और x डैश। ये आपका हो गया ओरिजिन। इधर वैल्यू हो गई 1 2 3 तक लिख लो। इधर वैल्यू हो गई -1 -2 -3। ये जो y है y इज नथिंग, fx को ही हम y बोल देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3। ऐसे नीचे वैल्यू लीजिए -1 -2 और -3। तो अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू भी -2 ही है। अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू भी -2 ही है। तो इसके सामने आपने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। अगर x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1, इधर एक डॉट लगा दो। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, तो यहाँ ऑलरेडी डॉट है। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, एक डॉट यहाँ पर आ गया। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, ये हो गया। जितने भी ये डॉट्स हैं इन सब डॉट्स को आप एक स्केल की हेल्प से, मतलब की हेल्प से आप इसको ऐसे ज्वाइन करके चले जाइए। तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हमेशा यही होता है कि एक अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पहला तो ये फंक्शन हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद में बेटा सेकंड देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद में सेकंड आप नोट करेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को क्या हम कहेंगे, हम ये कहेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन इज डिफाइंड एज
constant function is defined as constant function is defined as fx is equal to k. कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू के, जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू के हमने बोल दिया। अच्छा, एग्जांपल के तौर पर, और एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू 3, एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ले ली वाई, इधर ये वर्टिकल एक्सिस वाई वाई डैश, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दिस इज एक्स एंड एक्स डैश, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। ये है इधर 0 फिर 1 2 3 -1 -2 -2, ऐसे वाई में 1 2 3 1 2 3, ऐसे यहाँ पर दिखाइए -1 -2 -3। तो एफ एक्स का मतलब होता है वाई, एफ एक्स का मतलब होता है वाई। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? वाई इज इक्वल टू 3, और एक्स की आप कुछ भी वैल्यू रखें। जब हमारा राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन में एक्स वाला टर्म ही नहीं है, तो आप एक्स की कुछ भी वैल्यू लें, आपको वैल्यू तो यही मिलने वाली है, 3 ही मिलने वाली है। आप ये देखो यहाँ पर क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब मैंने वैल्यू अगर -2 डाली तो मुझे रिजल्ट में -2 मिल रहा है, मैंने +2 डाली तो रिजल्ट में +2, 0 डाली तो रिजल्ट में 0, क्योंकि इधर x है, इधर वेरिएबल वाला टर्म है, तो इधर वाली वैल्यू जो है वो बार बार चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, इसका मतलब जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू दे रखी है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू, वो चेंज नहीं हो रही है, आप x की कितनी भी वैल्यू बदलिए। तो मैंने ये कहा कि अगर x की वैल्यू 1 है तो भी वैल्यू क्या आ रही है 3, x की वैल्यू 2 है तो भी वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 है तो भी वैल्यू 3, -1 ले लो तो भी 3, -2 ले लो तो भी 3, -3 ले लो तो भी 3। जरा इन डॉट्स को आप ज्वाइन करिए। तो इस तरीके से होता है ये। और यहाँ पर आप क्या करें, इधर भी एक एरो लगा दें और इधर भी एक एरो लगा दें। ये जो एरो लगाते हैं ना, कोई भी लाइन बनाकर जो एरो लगाते हैं, इस एरो का मतलब ये होता है कि इस लाइन का कोई एंड नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कहा कि मैं x की वैल्यू -3 से 3 तक ले रहा हूँ, और भी ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। x की इनफाइनाइट तक कितनी भी वैल्यूज़ ले लीजिए, आपका जो रिजल्ट है वो 3 के ही इक्वल आएगा। 3 क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, कांस्टेंट फंक्शन इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कांस्टेंट फंक्शन में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है पैरेलल टू x एक्सिस। आइडेंटिटी फंक्शन में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है विच इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली, एंड इक्वल इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस। मतलब अगर हम देखेंगे ना, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल 45 डिग्री ही बनेगा हमेशा। आइडेंटिटी फंक्शन में ये जो ओरिजिन के साथ में एंगल बनेगा, ये 45 डिग्री बनेगा, कोई कुछ चेंज हो ही नहीं सकता ना, फिक्स है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो हमेशा यही ग्राफ बनना है, ठीक। और इसमें हमेशा यही ग्राफ बनना है। हाँ, इतना है कि अगर यहाँ तो मैंने एग्जांपल के तौर पर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 ले लिया था, आप कह दो एफ एक्स इज इक्वल टू अगर 4 है तो क्या होगा, 4 पर आकर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पहले, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हुआ, फिर कांस्टेंट फंक्शन हुआ। थर्ड नोट करेंगे बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन का मैं ये नहीं कह सकता कि कोई एक टाइप का फिक्स्ड टाइप का कोई ग्राफ बनेगा, ये नहीं कहा जा सकता। रीज़न क्या है? क्योंकि पॉलिनोमियल अलग अलग तरीके के होते हैं। लीनियर, डिग्री 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो गई तो क्यूबिक, डिग्री 4 हो गई तो बाई क्वाड्रेटिक, ये बढ़ता रहता है। तो ग्राफ भी इसका चेंज होता रहेगा। तो हम ये कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन a polynomial function is expressed as a polynomial function is expressed as
एफ एक्स इज इक्वल टू ए ज़ीरो, ये ए के नीचे सब्सक्रिप्ट में मैंने ज़ीरो लिखा है, इसको ना ए नॉट बोल देते हैं। अगर कभी भी सब्सक्रिप्ट में कोई ज़ीरो टर्म लिखी रहती है तो उसको हम नॉट बोल देते हैं, तो इसको कहा जाता है ए नॉट, है ना। ए ज़ीरो बोल दो वो भी ठीक है, ए नॉट बोल दो वो भी ठीक है। तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 टिल ए एन एक्स की पावर एन। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पर जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन में कुछ भी हो सकता है वो ए नॉट प्लस ए वन एक्स हो, सिर्फ ए नॉट प्लस ए वन एक्स हो सकता है ए टू एक्स स्क्वायर तक जाए, हो सकता है ए थ्री एक्स क्यूब तक जाए, हो सकता है उसकी मैक्सिमम पावर एक्स की मैक्सिमम पावर एन हो, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स, तो वेरिएबल की पावर पर डिपेंड करता है कि वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा है। तो इसी वजह से आप यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ जैसे आइडेंटिटी फंक्शन का एक ग्राफ दे रखा है, कांस्टेंट फंक्शन का एक ग्राफ दे रखा है, पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई ग्राफ नहीं दे रखा है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन डिपेंड करता है कि मैक्सिमम एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ बनेगा कैसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 10th स्टैंडर्ड में ये देख कर आए हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला, ठीक है। पैराबोला जो ये दे रखा है इस तरीके से, ये कर्व जो दे रखा है पैराबोला। नेक्स्ट में देखूंगा एग्जांपल नंबर 13, तो उसमें आप ये देखिएगा, उन्होंने बोला डिफाइन द फंक्शन एफ आर टू आर, पेज नंबर 39 पर है, एग्जांपल नंबर 13। तो डिफाइन द फंक्शन एफ आर टू आर बाई पेज नंबर 39 पर है, एग्जांपल नंबर 30। वो कह रहे हैं कि एक फंक्शन आप ऐसे डिफाइन करिए, फंक्शन इज लाइक एफ आर टू आर, एफ आर टू आर which is defined as y is equal to fx, which is defined as y is equal to fx, y is equal to fx is equal to x square, comma, and where x belongs to capital R, where x belongs to capital R, capital R मतलब क्या हो गया? रियल नंबर। तो वो बोल रहे हैं कि इसको आप डिफाइन करिए, फिर बोल रहे हैं एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ। मेरे को इसका डोमेन भी बताना है, मेरे को इसका रेंज भी बताना है, और मुझे इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो जरा देखिएगा सर कैसे। सर ये एफ बिलोंग्स टू एफ। अच्छा मैं अभी बताता हूँ ये क्या चीज़, क्या होता है कि मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। कोई भी फंक्शन लिखने का ये तरीका होता है, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा, जब हमने रिलेशंस वाले क्वेश्चन देखे थे, तो रिलेशंस वाले क्वेश्चन में हम ऐसे कह रहे थे, ये चलिए फंक्शंस का ही आपको एग्जांपल देखिएगा। मैं ऐसे देख रहा था कि ये मान लीजिए इधर है 1 2 3 4 और इधर है 5 6 7 8 और 9। मैं ये कहता था 1 इज रिलेटेड टू 5, 2 is related to 6, 3 is related to 7, 4 is related to 8। ये हो गया, 9 किसी से रिलेट नहीं कर रहा। ये वाला सेट A है और ये वाला सेट B है। तो हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? इसको लिखने, इसको ऐसे लिखा जाएगा कि f a to b, इसको ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो डोमेन है वो इस सेट में से निकल के आएगा और जो रेंज है वो इस वाले सेट में से निकल के आएगी। तो इसका मतलब ये है कि डोमेन भी रियल नंबर में से निकल के आएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे रियल नंबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसके अगर डोमेन की बात करी जाए, तो ये जो पहला वाला सेट है, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी से रिलेट कर रहा है, ठीक है, कोई एलिमेंट छूटा तो नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 2 3 4 है, ये पूरा का पूरा इसका क्या हो गया? डोमेन हो गया, ठीक है। अच्छा अब बात करी जाए कि ये जो दूसरा वाला सेट है B, तो इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट 1 छूट रहा है, 9 जो है वो छूट रहा है, उसको छोड़ दो। हम ये कहेंगे ये पूरा का पूरा तो कोडोमेन है, लेकिन अगर 5 6 7 8 की बात करें तो ये इसका रेंज है। इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन पहले वाले सेट में से निकल के आता है और रेंज दूसरे वाले सेट में से निकल के आती है। फंक्शन लिखने का तरीका होता है FR2R का मतलब क्या? डोमेन भी रियल नंबर ही होगा, कोई ना कोई रियल में से निकल के आएगा, और रेंज भी रियल नंबर में से ही निकल कर आएगा। क्लियर है?
अब वो बोल रहे हैं फंक्शन दे रखा है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, तीनों क्लियर है? यस सर। लक्षिता, सौम्या बताइए क्लियर है? लक्षिता और सौम्या मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं? चलिए Yes, sir. ओके ओके। तो अगर कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, चलिए व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ। तो इन्होंने पहले एक टेबल कंप्लीट करने के लिए बोला है, तो टेबल देखिए बेहद आसान है, आप लोग कर सकते हैं। सर आपकी वॉइस खराब हो रही है बीच बीच में। क्या बताऊं? नेटवर्क तो इधर तो सिग्नल ठीक है बेटा। सिग्नल तो ठीक आ रहा है। एक मिनट वेट करिए। हाँ गलती से ना, अरे ये टेंथ वाले देखो, ये गलती से ना 1 के बाद 3 4 5 6 7 लिखा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 टाइपिंग एरर हो, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सीधा 3। एक मिनट का
स्पीड बढ़ा दो अपनी, सबसे ज़्यादा टाइम लिया। क्वेश्चन नहीं आ रहा सर, वो उसके पीछे लगा हुआ था। Good afternoon. अभी बताना कि आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं, ठीक है? अरे वो भी ऑनलाइन की नहीं, मैं मॉडल रीस्टार्ट करके आया था। यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है, बताना अभी। ये और सर आ रही है तो आवाज। ठीक है, अगले 2-4 मिनट में कहीं प्रॉब्लम आए तो बताना। ओके सर। ओके ओके ओके। तो टेबल देख लीजिए, टेबल में इसमें x है और नीचे दे रखा है y। नीचे यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और क्या क्या वैल्यू है, -4 से लेकर +4 तक वैल्यूज दे रखी है। -4, -3, -2, -1, 0, 1। तो आप देखिएगा कि इधर -4 का हमें x की जगह -4 डाल देना है। तो जब x की जगह -4 डाल देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ऐसे ही x की जगह -3 डालेंगे तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया, ये तो टेबल बन गई। अब टेबल बनाने के बाद वो बोल रहे हैं कि आपको इसका डोमेन बताना है और रेंज बताना है। और डोमेन और रेंज कैसे निकलेगा, डोमेन क्या है कि ये जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारे का सारा इसका डोमेन है। अब उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि x बिलोंगिंग टू R, तो टेबल में ही तो इतनी वैल्यू दे रखी थी, टेबल में ही तो इतनी वैल्यू दे रखी थी। वैसे तो मैं x की कितनी भी वैल्यूज़ ले सकता हूँ, ठीक है? तो कितनी ले सकते हैं वैल्यू, कितनी भी। तो मतलब क्या हो गया, डोमेन पूरा का पूरा ऑल रियल नंबर्स। तो हम ये बोलेंगे क्लियरली डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r ऑल रियल नंबर्स। डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, अब इसके बाद बात करेंगे रेंज की। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्यों? क्योंकि क्या है कि अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पर सारे के सारे स्क्वायर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो टेबल में वैल्यू दे रखी हैं वो प्रॉपर इंटीजर्स दे रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जब x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो भाई पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी आएंगी x की, और जब पॉइंट का स्क्वायर करेंगे तो वो रिजल्ट भी हमारा पॉइंट में ही आएगा। तो इसका मतलब कितनी भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो उसको मैं जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया कि डोमेन क्या हो गया R, तो मैं इतना शॉर्ट में उसको बता नहीं सकता। तो रेंज बताने के लिए मुझे ये कहना पड़ेगा रेंज ऑफ f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रेंज ऑफ f जो है वो क्या हो गया, वो एक्स स्क्वायर हो गया। यही जो फंक्शन है वही लिख दीजिए सीधा उसमें, ये एक्स स्क्वायर हो गया। कि आप x में क्या लेंगे, x में सारे रियल नंबर लेंगे और उसकी रेंज क्या होगी, उनका सबका स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद वो बोल रहे हैं कि ग्राफ बनाइए। सर एक बार और बता दीजिए, हमने डोमेन R क्यों लिया? डोमेन R इस वजह से लिया है कि उन्होंने पहले ही बोल दिया जो x है ना, x का मतलब ही डोमेन होता है, ठीक है? तो x की इस टेबल में तो ये वैल्यू दे रखी है, तो उन्होंने टेबल कंप्लीट करने के लिए बोला था स्पेशल में। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप इस फंक्शन का डोमेन बताइए। तो भाई फंक्शन का डोमेन x की मैं कितनी भी वैल्यूज़ ले सकता हूँ। तो कितनी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज़। तो इसलिए डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल, ठीक है? तो रियल नंबर हो गया। रेंज कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल। सर पेपर में क्लियरली बताया होगा ना कि fx का डोमेन बताना है, सिर्फ टेबल का? टेबल का नहीं, आपको फंक्शन का ही डोमेन बताना होगा। टेबल तो दे रखी होगी क्वेश्चन में, वो सिर्फ कंप्लीट करनी करनी बस बस। तो आपको फंक्शन का ही बताना होगा, और वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या दे रखी है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर है, क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, आगे चलते हैं। सर इसमें ग्राफ बनाना है तो हम टेबल का बनाएंगे या फिर डोमेन? टेबल का
क्योंकि पूरे का बनाना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ values। हाँ, कुछ वैल्यूज़ हमको लेनी है, तो फिर आप टेबल के हिसाब से बना लेंगे। अच्छा, ये देखिएगा कि जब इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ में x की वैल्यूज़ ऐसे ले लेते हैं, y की वैल्यूज़, बल्कि इसको ऐसे बनाएंगे क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि y जो है, y में नेगेटिव वैल्यू आई ही नहीं है, तो उसका ग्राफ ऐसा बनाऊंगा जिसमें नेगेटिव की ज़रूरत ही ना हो मुझे। ठीक है, जब मैंने टेबल में देख लिया कि y की कोई नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो फिर ऐसे बना दो। ये थोड़ी सी लंबी लाइन लीजिए इसको, y वाली, ये हमारा x हो गया पॉजिटिव, ये x डैश हो गया, x डैश मतलब नेगेटिव, और दिस इज माय ओरिजिन। x की वैल्यूज़ कितनी है? -1, -2, -3 एंड -2, +1, +2, +3 एंड +4। अब यहाँ पर आप कहाँ तक वैल्यू लेंगे भाई? मैक्सिमम वैल्यू 16 तक जा रही है, 16 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक, अब जरा देखिएगा इसमें कि भाई जब x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 16। जब x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 16। तो यहाँ पर एक डॉट लगा लो। जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। एक डॉट यहाँ लगाओ। जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 4। जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0। इधर वाले जो डॉट्स हैं इनको मैं स्केल से ज्वाइन भी करूँगा तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनेगी, फ्री हैंड से ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। ये हो गया। सिमिलरली जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4। जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9। जब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 16। इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो ऐसा कर्व ग्राफ जो इस तरीके का बनता है इसको हम पैराबोला बोल देते हैं। ठीक है, और वो वैसे भी बनेगा पैराबोला क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है? एक ही वैल्यू दे रखी है और पावर क्या है? 2। तो जब 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसका ग्राफ इज ऑलवेज अ पैराबोला। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में वो बोल रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(r)(2r) डिफाइंड बाई f(x)=x³। ठीक है, अच्छा तो देखिएगा मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको, ना इसमें डोमेन निकालना है ना रेंज निकालना है, कोई टेबल नहीं दे रखी है, तो मैं अपनी मर्जी से करूँगा इसको जैसे भी करना है। मैं कोई 2-3 वैल्यूज़ दे दूँगा और उस हिसाब से इसको कर देंगे। सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए बोला है। हाँ जी, ऑडियो वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तीनों बच्चों बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ, कल सबका ऑफ है क्या स्कूल का? पेपर है? चलिए फिर तो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 14। और किस टाइम तक आ जाएंगे? सिर्फ पेपर ही है या उसके बाद क्लासेस भी? हाँ, 12 बजे, 1:30 बजे तक है। 1 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(r)(2r) डिफाइंड बाई f(x)=x³। ये आप लोगों की बस तो सेम होगी। वंश, एक लड़का था वंश मारवा, चाम्स कैसल से। अच्छा, और आर्यन त्यागी, हाँ, और एक लड़की आती है, बोल रहा हूँ मैं, श्रेया नहीं, ये है शरण्या। शरण्या वो तुम्हारी बस में? अच्छा, तो वो कल मतलब जैसे 12th की अभी क्लास थी, मैथ्स की क्लास थी, तो उसमें काफ़ी रेहान के बच्चे आते हैं, 4 या 5 बच्चे हैं। एक और लड़की आती है कृति अजनारा से। हाँ, तो इनका 4-5 बच्चों का ग्रुप है, सब कॉमर्स विद मैथ्स वाले हैं। तो ये कह रहे थे कि सर 11th क्लास में बड़ा परेशान कर रखा है, और रेहान वाले बच्चे कह रहे हैं कि बहुत दुखी कर रखा है हमको, पेपर वेपर एकदम कुछ करवाया नहीं है, एकदम से पेपर अनाउंस कर दिए हैं।
हुआ था उसको मैं 30 में करा कल पहला पेपर। अच्छा कल पहला पेपर है, कल से स्टार्ट है। अच्छा अच्छा। और इसमें आप बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में 3 एक्सरसाइज आ रही है, फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस और 4 को पेपर है। अब जैसे 30 के बाद कब है? शाम को 30 के बाद 1 को है। चलो मैं बीच में देखता हूँ कोई एक्स्ट्रा क्लास लेकर ना, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। हम ऐसा कर लेंगे, वैसे तो मैं देखिए ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन फंक्शन के बाद मैं सीधा आरडी उठा लूँगा, लेकिन उसके बाद आपके एग्ज़ाम के लिए करवा देंगे। शुरुआत में 3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कर देंगे, फिर उसके बाद आरडी से ही करना है, ठीक है। चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 14 में भी क्या दे रखा है, एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स बिलोंगिंग टू आर। ना भी देते तो भी यहाँ पर दे रखा है कि एक्स भी हमारा आर में से निकलेगा, वाई भी हमारा आर में से निकलेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। भाई डोमेन रेंज कुछ नहीं बताना, सिर्फ इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे ये पता है कि अगर मैं 3 का क्यूब करूँगा ना 27 हो जाएगा, और 27 के लिए ना मुझे ये बहुत लंबा बनाना पड़ जाएगा। तो एक काम करेंगे हम -2, -1, 0, 1, 2 बस ये वैल्यूज़ दे देते हैं। तो एक टेबल बना लो ऐसे करके, और ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज नथिंग बट वाई, एफ एक्स को हम वाई बोल देते हैं। तो ये हो गया x, ये हो गया y। तो x को मैंने ले लिया -2, -1, then 0, फिर 1 और फिर 2। -2 का क्यूब इज -8, -1 का क्यूब इज -1, 0 का क्यूब इज 0, 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8। ये हो गया, ठीक। ग्राफ बनाइए। दिस इज y एंड y डैश, y और y डैश। इधर है x और x डैश, y y डैश, x x डैश, ठीक। तो x में वैल्यू हमारे कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -1, -2, दिस इज 0, फिर 1 और 2, और y में मैक्सिमम 8 तक जा रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ऐसे नीचे नेगेटिव साइड में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, ये हो गया। अभी देखिएगा कि जब x की वैल्यू 0 है तो 0 का क्यूब 0 ही होता है, तो वो तो 0 हो गया। जब 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो यहाँ पर एक डॉट लगा लिया, और 2 का क्यूब होता है 8। इनको ज्वाइन कर दो ऐसे फ्रीहैंड से। अच्छा फिर इधर आइए, -1 है तो -1 का क्यूब भी -1, तो ये डॉट लग गया। -2 है तो उसका क्यूब -8, -2 का क्यूब इज -8। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -8, ठीक है। तो ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। सर ये जो बॉक्स में जो वैल्यू है वो तो खुद से देनी वो होगी कुछ ना? वो कुछ है कुछ ग्राफ, भी दे सकते हैं मतलब? कभी भी कुछ भी वैल्यू दे दो। मैं वही तो कह रहा था कि मैं 2 से ऊपर बढ़ूंगा ही नहीं, तो 2 से ऊपर 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, तो मुझे बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ जाएगा, या फिर गैप ज़्यादा का लेना पड़ जाएगा, मतलब 1 का गैप ना लेकर 3 का या 4 का गैप ना लेकर, तो वो हमारी मर्जी है। ये वैसा ही है जैसा हम 9th में 10th में ग्राफ बनाते थे, वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा 4th है हमारा टाइप रैशनल फंक्शन। तो जो रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन में बस ये समझ लीजिए कि एक फंक्शन ऊपर होगा f(x) अपॉन g(x), इस तरह से होगा। मैं इधर लिख रहा हूँ, अच्छा ये करवाने का मेरा पर्पस ये है कि ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है ना, ज़रूरी नहीं है कि इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब इनके ऊपर कोई क्वेश्चन आए, कोई इन पर मतलब बेस्ड ऑन दिस कोई क्वेश्चन आए, आपसे डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज़ अ रैशनल फंक्शन, ठीक, व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी फंक्शन, आप उसको बताइए, ठीक है। तो शुरुआत में जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। तो अगला नोट करें, रैशनल फंक्शन ये है हमारा 4th टाइप ऑफ फंक्शन।
which type of function? This is rational function. The rational function is a function which can be expressed in the form of rational function is a function which can be expressed in the form of fx upon gx. ठीक, ये fx upon gx की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ऐसा फंक्शन हमारा रैशनल फंक्शन कहलाएगा। अभी देखिए इसका एग्जांपल क्या है, डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन एफ आर माइनस जीरो टू आर। अब समझिएगा एग्जांपल नंबर 15 में वो क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन ऐसा है कि r माइनस जीरो, जीरो इज रिटर्न इन कर्ली ब्रैकेट, फिर एक एरो लगा रखा है और फिर लिखा है r डिफाइंड बाय fx is equal to 1 upon x, डिफाइंड बाई fx is equal to 1 upon x। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो हमको डोमेन जो हमारा निकल के आएगा वो सारे रियल वैल्यूज में से निकल के आएगा, लेकिन जीरो हटा देना बस। हम सारी रियल वैल्यूज ले सकते हैं लेकिन जीरो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 1 अपॉन x है। अगर मैंने ये जो इधर शुरुआत में लिखा रहता है दिस इज माई x, डोमेन जो है, डोमेन का मतलब x है, ठीक है, और एरो के इस तरफ जो लिखा हुआ है इसका मतलब y, ठीक। तो आप ये समझिएगा कि मुझे डिनोमिनेटर में अगर मैंने जीरो ले लिया तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, फंक्शन ही डिफाइन नहीं रहेगा फिर वो। तो इस वजह से इन्होंने पहले से ही बता रखा है कि मुझे जो डोमेन लेना है, डोमेन में आई कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो। तो माइनस जीरो करने का मतलब ये है कि सारे रियल वैल्यू ले लो, जीरो को हटा दो, बस जीरो मत ले लेना। क्लियर? ठीक। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन दिस complete the table given below using this definition, what is the domain and range of this function। ठीक है, तो आपको इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन और रेंज तो दे दिया ना, ये ठीक है, यही है। और ये टेबल ये रखी है, टेबल देखिए क्या है। टेबल में इन्होंने दिया है x की वैल्यू, इधर x है और अगर मैं y लिख रहा हूँ दैट मीन्स आई एम राइटिंग fx, मैं fx लिख रहा हूँ। तो क्या क्या वैल्यू दे रखी है? -2, -1.5, -2, -1.5, -1, -0.5, 0.25, 0.5, 0.25, 0.5, 1, 1.5 और 2। और 2। हाँ जी, y क्या है? y है x का रेसिप्रोकल, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2, -2 है तो -1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5, तो रिजल्ट आ गया माइनस का 0.5। ऐसे ही -1.5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -1/1.5, पॉइंट गया, बटन आ गया, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 0 ज़ा 0, 0.6666 यानी कि 0.67, -0.67, -1 का रेसिप्रोकल भी -1, -0.5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। -0.25 का रेसिप्रोकल देख लो ऐसे ही कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना भाई। रेसिप्रोकल लिया तो ऊपर 2 0 आ गए, पॉइंट हटाया तो 25 4 ज़ा 100, ठीक है। 0.25 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 0.5 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1.5 का रेसिप्रोकल 0.67 और 2 का रेसिप्रोकल 0.5, ठीक है। तो आपको ग्राफ बना लेना अपने।
ये अगले पेज पर बना रखा है इन्होंने, बना लेना, ठीक है ना। ऐसा पूछा नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है इन्होंने, तो टेबल कंप्लीट करने के लिए बोला था। हाँ जी, सर ग्राफ में यहाँ पे गैप क्यों? जो डॉट 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 है वो मिलाते आप जाओगे तो आप अपने आप ही देखना गैप बन जाएगा। ग्राफ में कुछ भी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने ये टेबल ले लिया ना, इस टेबल के हिसाब से बना दो आप ग्राफ, तो आप ये देखेंगे कि वो, अच्छा वैसे एक चीज़ और भी है कि ये गैप इस वजह से है कि ज़ीरो के आसपास भी नहीं जाएगी वैल्यू, ज़ीरो के आसपास भी वैल्यू जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ज़ीरो के आसपास भी हो गई ना वैल्यू, वैसे तो ज़ीरो पर इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/0 को नॉट डिफाइंड बोलते हैं, लेकिन ज़ीरो के आसपास की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। उस चीज़ को हम डिटेल में चैप्टर नंबर 13 में करेंगे, अभी नहीं करना उसको, ठीक है। फिलहाल आप ये देखें कि जो ग्राफ बना है वो कैसे बना है, हमने x की अलग अलग वैल्यू प्लॉट करी और उसके रिस्पेक्ट में y की अलग अलग वैल्यूज प्लॉट करी, डॉट्स बनाए और डॉट्स को जैसे वो बच्चों का खेल होता है उसकी तरह आप जोड़ते चले जाओ, बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। और सर हम इसमें गैप कितना भी रख सकते हैं? हाँ आपकी मर्जी है भाई, देखो x में 0.25 का गैप दे दो, ज़्यादा बेटर बन जाएगा ना, मैं छोड़ दूँ इसको, बना लेंगे 0.25 का गैप ले लेना, तो 0 फिर 0.25 फिर 0.50 फिर 0.75 फिर 1 फिर 1.25 1.5 इतना दे देना। इसकी रेंज क्या होगी? 1/x? ना रेंज तो ये हो जाएगी रियल, हाँ 1/x रेंज ही है। एक्चुअली रेंज का मतलब क्या होता है, वाई होता है, और ये एफ एक्स को मैं वाई ही बोल रहा हूँ। तो वो डोमेन और रेंज अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, तो वो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप ऐसे ही देखते ही बता सकते हैं, ठीक है। हाँ बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर? Yes, sir. ठीक है जी, तो अगला समझिए, अगला है 5th है मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस को अलग तरीके से समझेंगे। मॉडुलस जानते हैं ना क्या होता है? मॉडुलस क्या होता है बताएंगे? पॉजिटिव बना देते हैं। पॉजिटिव बना देता है, बिल्कुल सही। अगर मैंने मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू डाली, चाहे वो पॉजिटिव है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, वो नेगेटिव है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो अब ये लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या यही होती है? हाँ है तो यही, लेकिन फंक्शंस के कंटेक्स्ट में जब पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। यहाँ लिखिएगा मॉडुलस फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स कैसे बनाते हैं? एक लाइन स्ट्रेट लाइन पहले और एक स्ट्रेट लाइन उसके बाद, तो इसको कहते हैं मॉड एक्स। मॉडुलस को शॉर्ट में मॉड बोलते हैं। इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू, एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगाना और यहाँ लिखना माइनस एक्स व्हेन एक्स इज minus x when x is less than 0 plus x when x is greater than equal to 0। ये है। अच्छा अब जरा देखते हैं कि ये कौन सी अजीब सी डेफिनेशन आ गई, क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जरा खुद से सोचो, हमने अभी तक ये देखा था कि अगर मैंने मॉडुलस के अंदर -4 रख दिया तो रिजल्ट 4 आएगा, मॉडुलस के अंदर मैंने +4 रख दिया तो भी रिजल्ट 4 आएगा, -7 रख दूंगा तो भी +7 आएगा, +7 रख दूंगा तो भी +7 आएगा, मतलब मॉडुलस का रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक पढ़ा है, ठीक। तो इससे ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक डेफिनेशन यही है मॉडुलस की, ठीक। तो ज़रा देखिएगा, इसमें दे रखा है कि मॉड एक्स जो है वो -x के इक्वल होता है व्हेन x इज लेस देन 0। तो खुद सोच लीजिए कि इफ x इज इक्वल टू -3, अगर x आपका -3 है तो जरा बताना x लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है? लेस देन 0 हो गया, x इज इक्वल टू -3 यानी कि x इज लेस देन 0। देयरफॉर मॉड -3 यानी कि मॉड के अंदर जो टर्म लिखी हुई है वो क्या है? x है, ठीक है, और वो आपका लेस देन 0 है। तो जैसे ही आपने देखा कि वो लेस देन 0 है तो मॉड x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x, नेगेटिव ऑफ x, नेगेटिव ऑफ -3। समझ गए? मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ था? माइनस लिखा हुआ था, नेगेटिव टर्म लिखा हुआ था, ठीक, विच इज लेस देन 0।
तो वो लेस देन जीरो की कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहा है, उस कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो उसका रिजल्ट कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि वो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ एक्स। एक्स क्या है, जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है, तो माइनस ऑफ मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो रखते हैं अंदर -3, तो माइनस ऑफ -3 बिकम्स +3। सिमिलरली इफ x इज इक्वल टू 3, अगर x 3 है तो आप क्या कहेंगे, x कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो ये 0 से बड़ा है या फिर ये 0 के इक्वल है। 0 के इक्वल तो नहीं है, 0 से बड़ा है, ठीक है ना, तो दोनों में से किसी एक को भी सेटिस्फाई करे चलेगा, हो गया। तो अब इसमें क्या बोलेंगे, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ 3, तो ये इस कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो मॉड के अंदर जो टर्म लिखी हुई है एज इट इज लिख दो, मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है 3, उसको एज इट इज। लेस देन 0 है तो मॉड के अंदर जो टर्म लिखी है क्या लिखी है -3, उसके आगे एक माइनस और लगा दो, तो माइनस ऑफ -3 + 3, ये हो गया। इस तरह से मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करा जाता है। और ग्राफ बेहद आसानी से बनेगा इसका ग्राफ, देखिएगा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले तीनों बच्चों को क्लियर है, बताओ। Yes, sir. चलिए ठीक है, Evening, sir. गुड इवनिंग। हाँ जी, तो अब इसमें आप कोई भी 2-3 वैल्यूज ले लीजिए, मैंने ये रख दिया इधर ऐसे, x y -2 -1 0 1 2, x की वैल्यू तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लूँ, ठीक है। y क्या है, y मेरा है fx, और fx क्या है, मॉड x, ठीक। तो वो किस तरह से डिफाइन करेंगे, भाई अगर मॉड के अंदर -2 है तो भी रिजल्ट +2 आएगा, मॉड के अंदर -1 है तो भी रिजल्ट +1, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, ठीक। तो बाकी जितनी भी वैल्यूज है 0 से बड़ी वाली वो तो वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी, लेकिन 0 से छोटी वाली नेगेटिव वैल्यू को वो घुमाकर पॉजिटिव बना देते हैं, सब कुछ पॉजिटिव बना देते हैं। तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाएंगे, y की तो पॉजिटिव ही आ रही है ना, तो y को नेगेटिव y डैश वाला बनाने की जरूरत नहीं है। जीरो 1 2 -1 -2 1 और 2। जब x की वैल्यू -2, जब x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 2, डॉट लगा दो। जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू +1, डॉट लगा दो। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2। ये जो 3 डॉट्स हैं इनको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो ऐसे, ये जो 3 डॉट्स हैं इनको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो ऐसे। तो इसका जो ग्राफ बनता है मॉडुलस फंक्शन का, इट इज ऑलवेज अ v, वो हमेशा v बनेगा, ठीक है। ये हमारा मॉडुलस फंक्शन हुआ। इसके बाद एक सिग्नम फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, GIF, ठीक है। उसके बाद जो ये इसके अलजेब्रा वगैरह ये कुछ नहीं, आसान है। 2 टाइप के आपके फंक्शन हैं, एक क्लास लगेगी मेरे को, एक क्लास में ये मैं फिनिश करूँगा, ठीक है। और आप मेरे को बता देना भाई रैम वालों कि किस दिन आप कंफर्टेबल रहेंगे कि मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ ताकि ट्रिग्नोमेट्री करा सकूँ, ठीक है, ताकि ट्रिग्नोमेट्री करा सकूँ, बता देना। बस ये संडे छोड़ देना, इस संडे में कुछ करना, इसके अलावा कोई भी दिन बता दो, कल बता दीजिए। 12 बजे आ जाओगे, नहीं 12 बजे पेपर खत्म होगा, सॉरी। अच्छा एक बार बताओ, ये 3:30 बजे भी क्लास होती है आप लोगों की, किसी की भी 3:30 बजे भी क्लास है? 4 से है कल, हाँ। अच्छा 5:30 बजे, 5:30 बजे कोई बात नहीं, 5:30 बजे तो फ्री हो। मेरी कल फिजिक्स की क्लास है बच्चों की 4:30 बजे, तो अगर पॉसिबल हुआ, अगर मैं कर पाया अरेंज तो मैं आपकी 2 घंटे की क्लास ले लूँगा। एक 4:30 से 5:30 तो फिजिक्स हो जाएगी, 5:30 से 6:30 उसमें। हाँ नहीं, पहले फंक्शन ही ख़त्म करवाऊँगा। हाँ, तो कल अगर क्लास लूँगा तो पहले उसमें फंक्शन ही ख़त्म करवाऊँगा। फंक्शन ख़त्म करवाऊँगा तो अगली जो मैथ्स की क्लास आपकी पड़ेगी उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री करा सकता हूँ। मंडे को जो क्लास होगी उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री करा सकता हूँ। ठीक है।
कराया। हाँ ये इसमें कुछ है भी नहीं, मैं भी नहीं कराऊंगा इसमें कुछ नहीं है एडिशन वगैरह है कि दो फंक्शन को ऐड कर रहे हैं तो सिंपली ऐड हो जाएगा। एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक फंक्शन 2x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसीलिए उन्होंने बताया भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं कि अगर एक्स स्क्वायर और 2x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 2x क्यूब बन गया है ना, तो वो इसलिए उन्होंने बताया नहीं, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है चलिए जी, फिज़िक्स की तो अपना 4:30 बजे है ही क्लास, अगर कुछ भी चेंज होता है फिज़िक्स में चेंज नहीं होगा, मैथ्स की आपकी मैं अगर पॉसिबल होगा तो 5:30 पूरा। ठीक है जी, चलिए ओके।